नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में विषय जीव विज्ञान अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण, जिसको इंग्लिश में कहेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने जीव जगत पढ़ा था, एनिमल किंगडम पढ़ा था, उसके बारे में जाना था कि द्विनाम पद्धति क्या है, सिस्टेमेटिक्स क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है। तो इसमें हम पढ़ेंगे जीव जगत का वर्गीकरण में वर्गीकरण कैसे हुआ, सबसे पहला वर्गीकरण किसने दिया और जो पृथ्वी के जीव हैं वो कितने जगत में उनको बांटा गया है। तो सबसे पहले रॉबर्ट मे ने बताया इस पृथ्वी पर कितने जीव हैं, 87 लाख जीव जंतुओं की जातियां हैं। किसने बताया? रॉबर्ट मे ने बताया। इसके बाद कैरोलस लिनियस ने बताया कि जितने भी जीव हैं वो दो तरीके के हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो दो तरीके के हैं। एक तो हैं पौधे और दूसरे हैं जंतु। इन्होंने जंतुओं को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो वो जिनमें आरबीसी पाई जाती हैं और एक वो जिनमें आरबीसी नहीं पाई जाती हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले रॉबर्ट मे ने बताया कि 87 लाख जातियां हैं। कैरोलस लिनियस ने उनको डिवाइड किया। सबसे पहले किस में डिवाइड किया? पौधे में और जंतु। जो पौधे थे उनको पौधे के जगत में डाल दिया, प्लांट किंगडम में बताया, और जो जंतु थे उनको एनिमल किंगडम में बताया। और जंतुओं को भी जिसके अंदर आरबीसी पाई जाती थी, आरबीसी हमारे रुधिर में रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। तो जिन जंतुओं में पाई जाती हैं उन्हें अलग वर्ग में रखा और जिनमें नहीं पाई जाती हैं उन्हें अलग वर्ग में रखा। इसके बाद एक वैज्ञानिक हुए आर.एच. व्हिटेकर एक वैज्ञानिक हुए। उन्होंने दी 5 जगत वर्गीकरण पद्धति, यानी जितने भी इस पृथ्वी पर जीव थे, चाहे तो वो छोटे थे या बड़े थे, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, उस समय में जितने भी जीव ज्ञात थे उन्होंने 5 जगत में वर्गीकरण कर दिया। उनका क्या नाम था वैज्ञानिक का? आर.एच. व्हिटेकर। इन्होंने दी 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। जिसके अनुसार इन्होंने जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया। जीवों में हम पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। कुछ एक कोशिकीय होते हैं, यानी अपना पूरा जीवन वो एक कोशिका में ही यापन करते हैं। कुछ बहुकोशीय होते हैं, एक कोशिकीय जैसे अमीबा, यूग्लिना, ठीक है, बैक्टीरिया, ये क्या है? ये सब एक कोशिकीय हैं। और बहुकोशीय जैसे बड़े जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, गाय भैंस आदि, ये बहुकोशीय जीव जंतु हैं। तो आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल थी, हम पढ़ चुके हैं कि कोशिका 2 प्रकार की होती हैं। एक प्रोकैरियोटिक यानी पुरानी वाली कोशिका जो बिल्कुल सिंपल प्रकार की होती है, और दूसरी यूकैरियोटिक जो विकसित प्रकार की कोशिका है। तो आर.एच. व्हिटेकर ने जो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी उसको रखा मोनेरा में, यानी सबसे पहला वर्ग आर.एच. व्हिटेकर ने कौन सा बनाया? मोनेरा। उसके बाद दूसरा वर्ग बनाया प्रोटिस्टा। और तीसरा था कवक, चौथा वनस्पति, और 5वां जंतु जगत। तो इस पृथ्वी पर जितने भी छोटे बड़े जीव जंतु पाए जाते हैं, आर.एच. व्हिटेकर ने उनको 5 किंगडम या 5 जगतों में डिवाइड कर दिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, वनस्पति जगत और जंतु जगत, ये 5 जगत में वर्गीकृत किया। उन्होंने उनके लक्षणों के आधार पर, कोशिका के लक्षणों के आधार पर
उनके भोजन के लक्षणों के आधार पर स्वपोषी हैं, परपोषी हैं, इस आधार पर उन्होंने वर्गीकृत किया। तो जो मोनेरा वर्ग है ये वाला, इसमें उन्होंने रखा प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव थे वो किस में रख दिए, मोनेरा में। प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे कि बैक्टीरिया, या नीले हरे शैवाल, जिन्हें सायनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। उसके बाद जितनी प्रोकैरियोटिक थी वो मोनेरा में रखे, लेकिन ये कैसे हो गया, वो कोशिका का आधार पर विभाजित किया। तो दो प्रकार की कोशिका होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक तो सारी मोनेरा में आ गई, अब बची ये, इन सब में कैसी कोशिका हो गई, यूकैरियोटिक। अब जब इन सब में यूकैरियोटिक कोशिका थी तो इन्हें दूसरा आधार लेना पड़ा फिर डिवाइड करने के लिए। यूकैरियोटिक कोशिका में जितने भी एक कोशिकीय जीव थे, ठीक, वो रखे उन्होंने प्रोटिस्टा में, एक कोशिकीय। जैसे अमीबा, यूग्लिना या पैरामीशियम, ठीक है। तो जितने भी एक कोशिकीय जीव थे वो किस में रख दिए, प्रोटिस्टा में। दोबारा समझिए, जितने प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव थे वो सब मोनेरा में रखे, मोनेरा जगत में। जितने यूकैरियोटिक में एक कोशिका वाले थे वो सब प्रोटिस्टा में रखे। इसके बाद अब ये कैसे हो गए, ये सारे कैसे हो गए, वनस्पति जगत। ये सारे कैसे हो गए, कवक, वनस्पति और जंतु जगत, ये हो गए बहुकोशिकीय। अब जब ये तीनों बहुकोशिकीय हैं तो इन्होंने दूसरे आधार पर डिवाइड किया इनको। इन्होंने देखा कि कौन से इनमें से तीनों में से ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, यानी इस पृथ्वी पर ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और उन्हें भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं करना पड़ता, जैसे पेड़ पौधे, यानी वनस्पति जगत। तो वनस्पति जगत को अलग डिवाइड किया, यानी ऐसे जंतुओं का समूह या ऐसे जीवों का समूह जो अपना भोजन अपना बना लेते थे, उनको किस में रखा, वनस्पति जगत में। यानी ये कैसे हो गए, स्वयंपोषी, ऑटोट्रॉफिक। और उसके बाद ये दो बचे, कवक और जंतु जगत। अब जब ये स्वपोषी हैं तो ये कैसे होंगे, ये भी कवक भी परपोषी हो गए। परपोषी अर्थात वो जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहें। जैसे हम लोग, मनुष्य क्या है, मनुष्य अपने भोजन के लिए दूसरे पेड़ पौधों पर या जंतुओं पर निर्भर रहता है। ये भी कैसे हुए, परपोषी। अब जब दोनों ही परपोषी हैं तो उन्होंने देखा भोजन ग्रहण करने की क्षमता को, भोजन ग्रहण कैसे करते हैं। अब मनुष्य है, मनुष्य रोटी का टुकड़ा तोड़ता है और खा लेता है। शेर शिकार करता है, यानी मुंह से खाते हैं। कैसे खाते हैं, मुंह से खाते हैं और अंदर को ग्रहण कर लेते हैं, इसको कहते हैं अंतर ग्रहण। लेकिन कवक एक ऐसा है, कवक आपने देखी होगी बरसात के मौसम पर, जब बरसात का मौसम होता है तो कूड़े के ढेर आदि पर एक छतरी जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। कैसी स्ट्रक्चर, एक छतरी जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है कुछ इस टाइप से, उसे कहते हैं कवक। या फिर आपने मशरूम खाई होगी, ठीक है, मशरूम खाई होगी, उसको भी क्या कहते हैं, कवक में आता है वो। और आपने देखा होगा रोटी या ब्रेड पर यदि 1-2 दिन के लिए रख दें और उसको उसमें सीला ना जाए तो उस पर छोटी छोटी ऐसे ब्लैक सी एक रुए टाइप जैसी स्ट्रक्चर आ जाती है, उसको भी कहते हैं कवक। और ये वाली स्ट्रक्चर जो होती है ये कौन सी होती है, राइजोपस कवक होता है, जो रोटी के ऊपर उगता है और उसको ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं। तो ये कवक कैसे हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। किससे लेना है भोजन अपना, रोटी या ब्रेड से या कूड़े के ढेर से, यानी ऐसी चीज़ों पर जो मृत हैं, मृत चीज़ों से ये अपना भोजन लेते हैं और भोजन को तोड़ के नहीं खाते। जैसे हम लोग भोजन को तोड़ेंगे, अंतर्ग्रहण कर लेंगे, ये क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब करेंगे। जहाँ उगेंगे उसकी सहायता से उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे।
और भोजन को यानी एब्जॉर्ब का मतलब अवशोषित कर लेंगे, भोजन अवशोषित करके लेंगे। कोई रोटी का टुकड़ा नहीं खाएंगे, कोई आहार नाल नहीं पाई जाती, ठीक है, कोई पाचन तंत्र नहीं पाया जाता। तो ऐसे कवक को या ऐसे जंतुओं को उन्होंने किस में डिवाइड करा? कवक में। यानी भोजन कैसा करते हैं ये? अवशोषित। जो भोजन अवशोषित करेंगे किस में डिवाइड करे? वो कवक में। अब इसके बाद जो भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं वो सब किस में रख दिए इन्होंने? जंतु जगत में। ठीक है, एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर देते हैं। जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव थे वो मोनेरा में रखे, जैसे बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल। जितने भी यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय ऐसे जीव जो अपना जीवन एक ही कोशिका में यापन करते हैं तो वो रखे प्रोटिस्टा में, जैसे अमीबा और यूग्लिना। उसके बाद जितने ऐसे जीव थे जो यूकैरियोटिक थे लेकिन बहुकोशिकीय थे वो कवक, वनस्पति और जंतु जगत हो गए। अब तीनों जब एक से थे तो अलग किस आधार पर करा इन्होंने? परपोषी के आधार पर, अपने भोजन बनाने की क्षमता के आधार पर। कौन से स्वपोषी हैं और कौन से प्रपोषी हैं? वो जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वो रखे वनस्पति जगत में। उसके बाद वो जो भोजन तो स्वयं नहीं बनाते, दोनों परपोषी होते हैं, कवक और जंतु, लेकिन भोजन अवशोषित करते हैं वो कवक में रखे। और जो भोजन ग्रहण करते हैं, रोटी का टुकड़ा तोड़ते हैं और खाते हैं, तो उन्हें रखा जंतु जगत में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये RH बीटे करना है, इस प्रकार से ये RH बीटे करना है। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति दी। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनेरा जगत। ठीक है, मोनेरा जगत पढ़ेंगे, फिर प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, उसके बाद कवक पढ़ेंगे, फिर जंतु जगत और उसके बाद वनस्पति जगत। यानी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में बताया कि प्रोकैरियोटिक जीव जितने थे जैसे बैक्टीरिया वो उसमें रखे गए हैं। तो इसके सामान्य लक्षण ये देखिए, इसमें सबसे पहले बता दिया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी जितने प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं वो इनके लक्षण हैं मोनेरा के। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिका इनका सामान्य लक्षण है। उसके बाद सतह केंद्रक का अभाव। केंद्रक आपने पढ़ा था, ठीक है, केंद्रक आप पढ़ चुके हैं, जानते हैं, एक बार बता देता हूँ मैं। केंद्रक कोशिका में पाया जाने वाला एक अंग है और इस तरीके से केंद्रक ये एक बॉल द्वारा, एक दीवार द्वारा घिरा होता है और इस केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क पाया जाता है। इसी क्रोमेटिन नेटवर्क की सहायता से द्विगुणन होता है, यानी जीव की वृद्धि होती है, जीव एक जनन प्रक्रिया कर सकता है। ठीक है, इस केंद्रक के द्वारा। लेकिन इसमें ये बताया गया है कि सतह केंद्रक का अभाव होता है। तो ये तो हो गया सतह केंद्रक। जो केंद्रक चारों ओर से दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होगा वो होगा सतह केंद्रक। लेकिन अगर मैं इसका ये झिल्ली हटा दूं तो ये हो जाएगा असतह केंद्रक, यानी इस प्रकार का केंद्रक पाया जाएगा और उसमें केवल क्रोमेटिन नेटवर्क होगा। इसका केंद्रक चारों ओर से दीवार द्वारा घिरा हुआ नहीं होगा, उसको कहेंगे, इसको केंद्रक को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस, और इसके केंद्रक को, जीवाणु के केंद्रक को कहेंगे न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो इसमें इस टाइप का केंद्रक पाया जाता है। इसके बाद है दोहरी झिल्ली वाले अंगक नहीं पाए जाते। कोशिका के अंदर दोहरी झिल्ली वाले अंगक कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये गोल्जी आदि नहीं पाए जाते। राइबोसोम अलग है, राइबोसोम 70 इस प्रकार के पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80 इस प्रकार के पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गोल्जी आदि ये इसमें नहीं पाए जाते, क्योंकि इनके जो ये अंगक जो हैं ये चारों ओर से एक भित्ति द्वारा घिरे होते हैं, झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं, तो वो झिल्ली वाले अंगक इसमें नहीं पाए जाते। हिस्टोन प्रोटीन व गुणसूत्र नहीं पाए जाते। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है, तो यानी इसमें डीएनए ऐसा कुछ नहीं पाया जाता, गुणसूत्र भी नहीं पाए जाते, केवल ये इसका क्रोमेटिन नेटवर्क जिसको न्यूक्लियोइड कहेंगे ये इसमें पाया जाएगा। राइबोसोम 70 इस प्रकार के पाए जाते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं 70S और एक होते हैं 80S। तो जितनी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में या मोनेरा में कितने कौन से राइबोसोम पाए जाएंगे? 70S। विशेष विशेषता 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और इसका एक ये सेल है, इसकी माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी में कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी जीवाणु जो होगा
बैक्टीरिया उसके ऊपर कोशिका भित्ति, अभी चित्र बनाकर समझाया जाएगा उसको, उसके ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि माइकोप्लाज्मा इसका एक ऐसा जीव है जिसके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसलिए अपवाद स्वरूप है ये, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पोषण विधियाँ, पोषण कैसे कैसे करते हैं? मोनेरा वर्ग के जंतु स्वपोषी होते हैं, ठीक है, रसायन पोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, सहजीवी प्रकार के पाए जाते हैं। स्वपोषी यानी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। कुछ सल्फर बैक्टीरिया होते हैं जैसे नाइट्रोसोमोनास, वो क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसी रसायन पोषी हो गए, ये भी अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, ठीक है, ये भी एक तरीके से स्वपोषी में ही आ सकते हैं। उसके बाद हो गया परपोषी। परपोषी ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरे से अपना भोजन लाएँ, ठीक है, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहें। जैसे कि बहुत सारी हमें बीमारियां हो जाती हैं जीवाणुओं से, टीबी हो जाती है, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से वो होती है, और दूसरे ही बैक्टीरिया से उसकी दवाई बन जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की दवाई बन जाती है और वो उसके इलाज में काम आती है। तो परपोषी टाइप के होते हैं। सहजीवी प्रकार के भी हो सकते हैं। सहजीवी दलहनी फसलें जो होती हैं उसमें राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसकी जड़ों में, दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करता है, और नाइट्रेट में चेंज करने के बाद पौधों को वो देता है, पौधों की हेल्प करता है। तो यानी सहजीवी हो गया। सहजीवी जीवन ऐसा जो दो जीव एक साथ रहें और दूसरे को, दोनों को ही कुछ ना कुछ वहाँ पे फायदा हो। जैसे जीव मैंने बताया राइजोबियम जो है वो रह रहा है वहाँ पर, तो राइजोबियम लेग्यूमिनोस्पर्म या दलहनी फसलों में रह रहा है। तो दलहनी फसलों ने क्या करा, उसको रहने के लिए स्थान दिया, और इस बैक्टीरिया ने क्या करा, उनको नाइट्रोजन वो नाइट्रेट में चेंज कर दिया, यानी दोनों को ही लाभ हुआ, ठीक है। जैसे मनुष्य का जीवन भी सहजीवी है, एक दूसरे को, दो व्यक्ति साथ में रहते हैं तो कुछ ना कुछ देते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। अगला है, कुछ जीव प्रतिकूल वातावरण जैसे अत्यधिक गर्मी, अति लवणीय क्षेत्र आदि में रह सकते हैं, जैसे आर्की बैक्टीरिया। इसका एक समूह है आर्की बैक्टीरिया। वो क्या है, वो अत्यधिक गर्मी 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी रह सकते हैं, गर्म झरनों में भी होते हैं, और ये माना जाता है कि आदि काल के सबसे पहले जीव आर्की बैक्टीरिया हैं, ठीक है। इस पृथ्वी पर सबसे पहले कौन से जीव उत्पन्न हुए? आर्की बैक्टीरिया उत्पन्न हुए। अब इसी में से ही मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया जो है वो दो प्रकार के हो गए। बैक्टीरिया दो प्रकार के होंगे, कौन कौन से? एक तो हो गया आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा हो गया यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया पृथ्वी पर प्रथम जीव थे, प्रथम जीव इन्हीं को माना जाता है, और प्रतिकूल परिस्थितियों में रह सकते हैं क्योंकि इन पर लिपिड की एक भित्ति होती है, ठीक है, लिपिड की भित्ति होती है जो इन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि लिपिड की इनके ऊपर भित्ति होती है। ये आर्की बैक्टीरिया प्रथम जीव है, प्रतिकूल परिस्थितियों में ये जो है रह सकते हैं, और ये अत्यंत कठिन क्षेत्र, जितने भी कठिन क्षेत्र होंगे, गर्म झरने वगैरह, ये उनमें भी रह सकते हैं। इसके बाद यू बैक्टीरिया हो गया। यू बैक्टीरिया जैसे मैंने अभी बताया, बैक्टीरिया उसके लक्षण ये हैं, यही लक्षण उसमें रहेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी, सतह केंद्र का अभाव होगा, दोहरी झिल्ली वाले अंगक नहीं पाए जाते, हिस्टोन प्रोटीन का गुणसूत्र नहीं पाए जाते, राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर नहीं होगा। जो बैक्टीरिया की बात चलेगी माइकोप्लाज्मा, और ये कोशिका भित्ति, क्योंकि जीवाणु में तो कोशिका भित्ति पाई जाती है। और पोषण विधि जीवाणु में यही रहेंगी, स्वपोषी होते हैं, रसायन पोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, ठीक है। और यही ये वाले जो लक्षण हैं यही किस में रहेंगे? बैक्टीरिया में रहेंगे। बैक्टीरिया का चित्र देख लेते हैं। अगर पेपर में प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र बनाने को आ जाए तब भी बैक्टीरिया बना सकते हो, और अगर बैक्टीरिया का आता है तब भी आप बैक्टीरिया तो बनाओगे ही।
ये जो इसकी सबसे ऊपर की लेयर है इसको कहेंगे सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल है, ये अंदर इसके न्यूक्लियोइड और कुछ ये राइबोसोम्स, एक प्लाज्मा टाइप की स्ट्रक्चर इसमें होती है, और इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ होगा वो होगा साइटोप्लाज्म। ये इसका एक फ्लैजला होगा जो इसको गति प्रदान करता है। इसके चारों ओर भी इस टाइप से छोटे छोटे फ्लैजला होते हैं जो इसकी गति में सहायक होते हैं। सबसे बाहर वाली दिखती ये सेल वॉल होगी, और सबसे अंदर कैप्सूल, ये फ्लैजलम कसाविका इसको हिंदी में कहेंगे। ये मैंने बताया न्यूक्लियोइड, ये छोटे छोटे जो मोती ऐसी स्ट्रक्चर बनाई है स्पॉटेड, ये राइबोसोम, कौन से होंगे 70 टाइप के, 70 इस प्रकार के, और ये डॉटेड बिंदु जो है इसके अंदर द्रव जो भरा हुआ होगा ये होगा इसका साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव है। और ये जो स्ट्रक्चर बनाई है ये है प्लाज्मा। पूरी स्ट्रक्चर हो गई स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो इस प्रकार से ये बैक्टीरिया के लक्षण हो गए। ठीक है, इसकी संरचना हो गई और ये बैक्टीरिया मोनोजगत के लक्षण हो गए। इसके बाद हम देखेंगे जीवाणु का आर्थिक महत्व। तो जीवाणु बच्चों